दोनों सिपाही चौकी को वापस रवाना हुए। रास्ते में सिपाही ने अपने साथी को बता दिया कि असल वाकया क्या हुआ है। उसके साथी के दिल में रश्क सा पैदा हुआ, लेकिन उसने बताया कि उसकी गैर हाजिरी में एक लड़की अजीब सी नजरों से उसे देखती रही। ये सिपाही अपने साथी के पीछे जाना चाहता था, मगर पैदल पहुंचना नामुमकिन था। बाकी आदमी पीछे खड़े रहे। वो बहुत आगे चला गया। दो लड़कियां भी आगे आ गईं, जिनमें से एक उसके साथ आकर बातें करने लगी। बातों बातों में लड़की ने उस सिपाही के साथ मोहब्बत का इजहार किया और उससे पूछा कि वो उसे फिर कब मिलेगा। उसने लड़की को बताया कि वो कल रात के दूसरे पहर गश्त पर आएगा। उस लड़की ने उसे बताया था कि उसे एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया गया है और उसके साथ भागना चाहती है। दोनों की कहानी एक जैसी थी। उन्होंने इस मसले पर गौर शुरू कर दिया कि वो लड़कियों को किस तरह अपने साथ ले जाएं। वो दोनों इस पर भी गौर करने लगे कि अगर लड़कियां अपने खामिंदों को कत्ल न कर सकीं तो वो खुद उन्हें कत्ल करें और किस तरह करेंगे। दोनों सिपाही बड़े ही हसीन तसव्वुरात में खुमार की कैफियत में अपनी चौकी पर पहुंचे। उन्होंने अपने कमांडर को रिपोर्ट दी कि फलां जगह काहिरा के ताजिरों का काफिला रुका हुआ है, जिसके सामान की तलाशी ली गई है और हर तरह इत्मीनान कर लिया गया है कि वो मुश्तबा और मशकूक लोग नहीं। उन सिपाहियों ने लड़कियों का जिक्र भी किया। चौकी के कमांडर ने रिपोर्ट के पहले हिस्से को तवज्जो से नहीं सुना था। जब लड़कियों का जिक्र आया तो उसने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लड़कियों की तादाद, उम्र, शक्ल सूरत, कदबुत, रंगो रूप, उसने कोई बात ना रहने दी। सिपाहियों ने उसके इस रवैये को महसूस किया और खामोश रहे। चौकी में एक और चौकी का सिपाही बैठा था। वो चौकी वहां से 8-10 मील दूर थी। उसके कमांडर ने इस सिपाही को इस पैगाम के साथ भेजा था कि आज शाम के बाद मेरी चौकी में आना जरूरी काम है। कमांडर ने पैगाम लाने वाले सिपाही को यह कहकर रोक लिया था कि इकट्ठे चलेंगे। सूरज गुरूब होते ही कमांडर सिपाही के साथ रवाना हो गया। दूसरी चौकी पर पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी। चौकी हरी भरी जगह पर थी। वहां उस शाम कुछ और ही रौनक थी। चौकी के तमाम सिपाही जो ड्यूटी पर नहीं थे चौकी के बाहर गोल दायरे में बैठे थे। मशालें जल रही थीं। चौकी का कमांडर वहां नहीं था। उसके खेमे में गए। वहां 2 लड़कियां बैठी थीं और 3 सहराई आदमी भी थे। उनके करीब साज और दफ पड़े थे। मेहमान कमांडर के आते ही खाना चुना गया। सब खा चुके तो चौकी के कमांडर के कहने पर साजिंदे और लड़कियां बाहर चली गईं। दूसरी चौकी के कमांडर ने पूछा कि ये कौन है और बाहर क्या हो रहा है। ये लड़कियां नाचने वाली हैं, कमांडर ने जवाब दिया, और उनके साथ साजिंदे हैं। यहां से गुजर रहे थे, पानी पीने के लिए रोके तो मैंने उन्हें बिठा लिया। लड़कियां अच्छी लगी, मैंने उन्हें खाना भी खिलाया है। ये कहीं जा रहे थे, मेरे कहने पर रुक गए हैं। आज रात इन्हें यहीं रखूंगा। मुझे ये सिलसिला अच्छा नहीं लगा, दूसरे कमांडर ने कहा। सरहद पर आकर अयाशी सिपाहियों को खराब करेगी। इसके बगैर सिपाही ज्यादा खराब हो रहे हैं, मेजबान कमांडर ने कहा। एक हमारे वो साथी हैं जो शहरों में ऐश कर रहे हैं, एक हम हैं जो मालूम नहीं कब से यहाँ बूगीर कुत्तों की तरह आवारा फिरते हैं। क्या तुम्हें सिपाहियों ने कभी परेशान नहीं किया कि उनकी जगह दूसरे दस्ते लाए जाएं? मेरी चौकी में तो 2 सिपाही आपस में लड़ भी चुके हैं, मेहमान कमांडर ने कहा। अब तो सिपाहियों को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं अपने सालार और कंद तक दरखास्त भिजवा चुका हूं कि हम पर रहम करें और हमारी बदली करें, मेजबान ने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूं हमें उस महाज पर भेज दें जहां बहुत ही सख्त जंग जारी है। यहां से हटा दें जहां कुछ भी नहीं। हम अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, अब दूसरों को भेजें। दूसरी चौकी से आया हुआ कमांडर भी यही महसूस कर रहा था जो उससे बताया जा रहा था। बालाई कमान की मामूली सी कोताही बड़े खतरनाक नताइज सामने ला रही थी। दुश्मन पर बिजलियों के मानंद टूटने वाले मुजाहिदीन नफ्सियाती तिश्नगी और खलफशार का शिकार हो रहे थे। वो अब अपनी तस्कीन के जरिए खुद पैदा कर रहे थे और फर्ज के दौरान रक्स सुरूद से दिल बहला रहे थे। रात गुजरती जा रही थी। लड़कियां बारी बारी नाचती थीं। वो थक गईं तो उनके साजिंदों ने गाना सुनाया। सिपाही उन्हें चीख चीख कर दाद दे रहे थे। 3-4 सिपाहियों ने लड़कियों की तरफ पैसे फेंके, जो लड़कियों ने ये कहकर वापस कर दिए कि वो वतन के मुहाफिजों से पैसे नहीं लेंगी। उनके साजिंदों ने भी सिपाहियों से कहा कि वो नाच गाने से खुश होते हैं तो उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो बिला उजरत आ जाया करेंगे। उन तमाशाइयों में 2 कमांडर थे। उनके ओहदे कोई ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, फिर भी वो जिम्मेदार अफराद थे। वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। उन्होंने ये मालूम करने की कोशिश न की कि नाचने गाने वाली ये पार्टी आई कहां से है और जा कहां रही है, और जो कुछ साजिंदों ने अपने मुतालिक बताया था वो सही भी है या नहीं। कमांडरों ने यह भी ना देखा कि तमाशाइयों में मिस्र के सहराई लिबास में जो चंद एक आदमी बैठे हैं वो कौन है और कहां से आए हैं। और इन कमांडरों ने यह भी ना देखा कि चौकी के 4 सिपाही गश्ती पहरे से जल्दी वापस आ गए हैं और उनकी जगह दूसरे 4 सिपाही पहरे के लिए गए ही नहीं। चौकी से कुछ दूर रात की तरह स्याह चेहरों वाले कमोबेश 50 आदमी एक दूसरे के पीछे सूडान की तरफ से आ रहे थे। 2 आदमी उनसे बहुत आगे थे, पीछे वाले थोड़ा सा चलकर रुक जाते थे।
आगे वाले 2 आदमी अंधेरे में इधर उधर देखते, रात की आवाजों को सुनने की कोशिश करते और गीदड़ों की तरह बोलते। पीछे वाले इस आवाज पर आगे चल पड़ते। आगे से लोमड़ी की कहकानुमा आवाज सुनाई जाती तो वो रुक जाते। कुछ देर बाद गीदड़ की आवाज पर फिर चल पड़ते। दूर चौकी से साजों के धीमे धीमे नगमे सरहद की खामोश फजा में बिखर रहे थे। आगे चट्टानी इलाका आ गया। स्याह चेहरों वाले काले काले साए चट्टानों में गायब हो गए। उनके पास बर्चियां थीं, तलवारें और खंजर भी थे और हर एक ने 4-4, 5-5 कमाने और तीरों का वजनी खजाना उठा रखा था। उनके इस्तकबाल के लिए वहां 3-4 आदमी मौजूद थे। उनमें से किसी ने आने वाली पार्टी के सरदार से हंसकर कहा, लड़कियों ने काम कर दिया है। हाँ, सरदार ने कहा, हम उनके साजों के नगमे सुनते आए हैं। मैंने 10-12 आदमी वहां तमाशाइयों के भेष में भेज दिए हैं। उनमें से एक ने आकर इत्तला दी थी कि महफिल गर्म हो गई है और रास्ता साफ है। गश्ती संतरी भी नाच गाने में चले गए हैं। नील से भी अच्छी इत्तला मिली है। इस्तकबाल करने वालों में से एक ने कहा, उन लोगों ने लड़कियों से सही काम लिया है। 2 सिपाहियों को जो कल रात इस तरफ पहरे पर होंगे फांस लिया गया है। मैंने इत्तला भेज दी है, कल रात कम से कम 3 बड़ी कश्तियां आ जाएंगी। वो आगे चल पड़े। चट्टानें ऊंची होती गईं, आगे पहाड़ियां आ गईं। सरदार रुक गया और उसने सारी पार्टी को भी रोक दिया। उसने इस्तकबाल करने वालों से सरगोशी में कहा, ये ना भूलना कि ये सब हबशी हैं। इनका मजहब अजीब व गरीब है और इनकी आदतें और रसूमात तुम्हें हैरान कर देंगी। एहतियात ये करनी है कि ये जैसी मज़े का खेज हरकत करें उसे एहतराम की निगाह से देखना। हम इन्हें मजहब के नाम पर लाए हैं। उन्हें ये झांसा दिया है कि हम उन्हें इस जगह ले जा रहे हैं जहाँ खुदा रहता है। वो खुदा जो रेत को प्यासा रखता है, सूरज को आग देता है और आसमान से बिजली और पानी बरसाता है। एक मुश्किल पेश आएगी। ये लोग जंग से पहले इंसानी कुर्बानी देने के कायल हैं। ये उनका सरदार बताएगा कि कुर्बानी मर्द की देनी है या औरत की, या एक मर्द और एक औरत की। अगर हमने इनकी ये रस्म पूरी कर दी तो फिर इन्हें लड़ाई में देखना, काहिरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन की ये फौज उनके सामने एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकेगी। सरदार ने सबसे कहा, सजदे में गिर पड़ो, तुम खुदा के घर आ गए हो। सब सजदे में गिर पड़े। सरदार के कहने पर उठे और सरदार के पीछे चल पड़े। ये सुडानी हबशी थे जिन्हें मिस्र में दाखिल किया जा रहा था। उन्हें छुपाने के लिए इस पहाड़ी खत्ते का इंतखाब किया गया था। फिरौन के वक्तों की गारें, जो दरअसल जमींदोज इमारतें थीं, बहुत बड़ी फौज को घोड़ों और ऊंटों को छुपा सकती थी। सूडान में खूंखार हबशियों को उनके मजहब और तवाहम परस्ती के जरिए इकट्ठा करके नौजवानों के जरिए लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लड़ने के तो वो माहिर थे। उनके कबीलों की जंगें होती रहती थीं। तीरंदाजी, निशाने पर बर्छी फेंकने के वो माहिर थे। सूडान के हुक्मरानों ने सलीबियों से मुआहिदा करके बहुत से सलीबी फौजी हुक्मरानों को बुला लिया था। वो इन हबशियों को मुनज़्ज़म और बाकायदा कमांड के तहत लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इससे पहले सूडानी फौज 2 बार शिकस्त खा चुकी थी। तीसरी जंग उस वक्त हुई थी जब सुल्तान अयूबी के भाई तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया था। सूडानियों ने यह हमला नाकाम करके तकीउद्दीन की फौज को बुरी तरह बखेर दिया था। तकीउद्दीन सुल्तान अयूबी की मदद से अपनी बची कुची फौज वापस ले आया था। उसमें सूडानियों की नाकामी यह थी कि उन्होंने तकीउद्दीन का ताक़ुब किया और मिस्र पर हमला न किया। अगर सूडानी ताक़ुब और हमला करते तो तकीउद्दीन की फौज इतनी थकी हारी थी कि मिस्र को सूडानियों से बचा न सकती। इन नाकामियों को देखते हुए सलीबियों ने सुल्तान अयूबी का तरीक़े जंग आजमाने की स्कीम बनाई थी। उन्होंने देख लिया था कि सुल्तान अयूबी कम से कम नफरी से ज्यादा फौज पर शबखून किस्म का हमला करते हैं और जमकर लड़ने की बजाय अपने दस्तों को घुमा फिरा कर लड़ाते और बड़ी से बड़ी मुनज़्ज़म फौज को बखेर देते हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि इस किस्म के हमलों के लिए बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग और खास किस्म के सिपाहियों की जरूरत होती है। आम किस्म की फौज सिर्फ हुजूम की सूरत में लड़ सकती है। चुनाचे उन्होंने हबशी कबाइल में जंगी जुनून पैदा करके थोड़ी सी फौज तैयार कर ली थी और उन्हें शबखून की ट्रेनिंग दी थी। वो काहिरा वालों को बेखबरी में दबोच लेना चाहते थे। अब सुल्तान अयूबी मिस्र में नहीं थे। उन्हें यकीन था कि सुल्तान अयूबी की गैर हाजिरी में वो मैदान मार लेंगे। उन्हें इस हमले की कमान के लिए ऐसे जर्नैल की जरूरत थी जो मिस्र की फौज का हो, ताकि वो वक्त और कुव्वत कम से कम सर्फ करके हमला सही ठिकानों पर करें। उनकी ये जरूरत सुल्तान अयूबी के सालार अलकंद ने पूरी कर दी थी। सूडान के हबशियों को छुपाने के इंतजामात अलकंद ने ही किए थे। उसने मिस्री फौज के 4-5 जूनियर कमांडर भी अपने साथ मिला लिए थे। जासूसों के जरिए उसका राबिता सूडान के साथ था। अब ये फौज मिस्र में दाखिल हो रही थी। रात गए तक चौकी पर नाच गाना होता रहा। दूसरी चौकी का कमांडर वहां से अपनी चौकी के लिए रवाना होने लगा तो उसने उस चौकी के कमांडर से कहा कि वो इन लोगों से कहे कि कल रात उसकी चौकी पर आ जाएं। साजिंदे मान गए। उन्हें और जाना ही कहाँ था। वो तो सूडानियों बल्कि अलकंद के भेजे हुए लोग थे। ये तो उन्होंने झूठ बोला था कि वो किसी के बुलावे पर उसके गांव जा रहे थे।
ان کے ذمے تو یہی کام تھا کہ وہ ان 2 چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کمانڈر ان کے جال میں آ جائیں۔ ناچنے والی لڑکیاں دلکش تھیں۔ کمانڈر ان کے جال میں آ گیا۔ اس نے دریا والی چوکی کے کمانڈر کو بھی بلا لیا اور 50 حبشی سرحد پار کر کے پہاڑیوں کے پیٹ میں غائب ہو گئے۔ اگلی رات دونوں رقاصائیں دریا والی چوکی پر جا پہنچی۔ وہاں بھی وہی رونق پیدا کی گئی جو اس چوکی پر کی گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر دریا کے ساتھ ساتھ گشت کرنے والے 2 سپاہی واپس آ گئے۔ ان کی جگہ دوسرے 2 سپاہی روانہ ہونے لگے۔ انہیں ساتھیوں نے کہا کہ یہ رونق چھوڑ کر نہ جائیں۔ کمانڈر اس وقت لڑکیوں اور ان کے رقص میں مست ہے، لیکن وہ دونوں یہ کہہ کر چل پڑے کہ وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہی 2 سپاہی تھے جن سے لڑکیوں نے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے خاوندوں سے نجات حاصل کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ انہیں فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق تھا۔ لڑکیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے، رکتے اور چلتے تھے، مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتے ہی انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک جگہ گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ ہو گئے۔ دونوں لڑکیاں مختلف جگہوں پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں انہیں دریا سے دور چٹانوں میں لے گئیں۔ دونوں نے ان پر اپنے حسن و جوانی اور محبت کا طلسم طاری کر دیا اور خاوندوں کے قتل کی اسکیمیں بنتی رہیں۔ دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خاوندوں کو شراب میں خواب آور صفوف پلا کر سلائی ہیں۔ دونوں سپاہی ایک چٹان کے اس طرف، دوسرا کہیں اور طرف، صرف فرض ہی کو نہیں، گرد و پیش کو اور دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے قافلے کو بیٹھے دیکھا تھا، دریا کے کنارے 4 سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ دریا کی ہلکی ہلکی لہریں جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریکی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا، نہیں، اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا۔ دوسرے نے کہا، انہیں اطلاع تو دے دی گئی تھی۔ ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دیا جلا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا۔ دریا میں دور 2 دیے جلتے نظر آئے اور بجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ آ کر رکی۔ کنارے پر کھڑے ایک آدمی نے کہا، کسی کی اونچی آواز نہ نکلے۔ مکمل خاموشی سے سیاہ کالی حبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے۔ اس کے پاس میں ایک اور کشتی آ رکی، اس میں سے بھی حبشی اترے۔ یہ بہت بڑی کشتیاں تھیں، ان میں سے کم و بیش 200 حبشی اترے۔ پھر ان میں سے سامان اترنے لگا۔ یہ سب جنگی سامان تھا۔ جو ہی کشتیاں خالی ہوئیں، ملاحوں سے کہا گیا کہ بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں۔ ملاحوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے، رخ بدلے اور کشتیاں ساحل سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ حبشیوں کی یہ کھیپ بھی چٹانوں میں سے ہوتی ہوئی پہاڑیوں میں گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ ناچنے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ لگا دیا تھا۔ اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی۔ وہ چہرے مہرے سے معصوم سی لگتی تھی۔ کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ ان 2 چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں تاکہ سوڈان سے حبشی فوج مصر میں داخل ہوتی رہے۔ اس کمانڈر نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش پوری کر دی گئی۔ رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشعلیں بجھ گئی تھیں۔ خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کمانڈر نے کہا۔ میرے باپ نے کبھی شراب نہیں پی تھی، رقاصہ نے کہا۔ تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شراب پیو۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے، کمانڈر نے مسکرا کر کہا۔ میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں۔ پھر تم اناڑی گنہگار ہو، رقاصہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں گی۔ میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے۔ تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے، تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی۔ تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ادھیڑ عمر کمانڈر نے کہا۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے۔
लेकिन एक कमजोर सी लड़की ने तुमसे हथियार डलवा लिए हैं, रकासा ने कहा। तुम इतनी लंबी रूहानी और अखलाकी तरबियत से दस्तबरदार हो गए हो। कमांडर परेशान हो गया। उसने बेइख्तियार सा होकर कहा, मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आकर इस किस्म की बातें करोगी। मैंने सोचा था कि तन्हाई में आकर तुम शोख अदाओं और नाजो अंदाज से मुझे दीवाना बना दोगी। तुम्हारे होंठों की वो मुस्कुराहट कहाँ है जिसने मुझे मजबूर कर दिया था कि तुम्हारे आदमियों से तुम्हारी भीख मांगो। मैं तुम्हारे एवज अरबी नस्ल के 2 घोड़े देने के लिए तैयार हूं। अपनी तलवार दोगे? लड़की ने गर्दन को खम देकर पूछा। अपनी बर्ची, अपनी ढाल और अपना खंजर भी दे दोगे? हाँ। लेकिन वो चुप हो गया, बेचैनी के आलम में बोला, नहीं, सिपाही अपने हथियारों से दस्तबरदार नहीं हुआ करता। वो खेमे में तेज तेज कदम उठाकर जरा सी देर टहला और अचानक गुस्से में पूछा, एक रकासा के मुंह से ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्या तुम मुझसे बचना चाहती हो? क्या तुम इस कोशिश में हो कि मैं तुम्हारे जिस्म को हाथ ना लगाऊं? हाँ, रकासा ने कहा, मैं तुमसे अपना जिस्म बचाना चाहती हूं। क्या तुम अपने जिस्म को पाक समझती हो? नहीं, रकासा ने कहा, मैं अपने जिस्म को नापाक समझती हूं। मैं तुम्हारे जिस्म को नापाक नहीं करना चाहती। कमांडर की अक्ल में यह बात न पड़ी। वो अहमकों की तरह मुंह खोले हुए रकासा को देखने लगा। रकासा ने कहा, कोई बेटी अपने बाप के जिस्म को नापाक नहीं करना चाहती। ओह, कमांडर ने आह भरकर कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो। वो बैठ गया और उसने सर झुका लिया। रकासा ने आगे बढ़कर उसके गाल हाथों में थामकर उसका सर ऊपर उठाया और कहा, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं कहीं भाग नहीं चली, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। अगर तुम सिर्फ मर्द के रूप में रहना पसंद करते हो तो मैं रकासा और फाहिशा बनी रहूंगी। फिर मैं कहूंगी कि एक और मर्द से वास्ता पड़ा था जिस पर खुदा ने लानत भेजी थी। मैं तुम्हें अपने बाप के रूप में देख रही हूं। मेरी 1-2 बातें सुन लो, फिर जो जी में आए करना। मैं पत्थर बन जाऊंगी, तुम इसके साथ खेलते रहना। तुम्हारी बेटी है? एक है, कमांडर ने जवाब दिया। उसकी उम्र कितनी है? 12 साल। अगर तुम मर जाओ और तुम्हारी बीवी गुर्बत से तंग आकर तुम्हारी बेटी को नाचने गाने वालों के हाथ फरोख्त कर दे तो तुम्हारी रूह का क्या हशर होगा? इन सहराओं में और इन पहाड़ों में भटकती और चीखती नहीं रहेगी? कमांडर उसे फटी फटी नजरों से देखने लगा। उसके माथे पर पसीने के कई और कतरे फूट आए। रकासा ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया। जरा तसव्वुर में लाओ, रकासा ने कहा। तुम मर गए हो और तुम्हारी बेटी एक गुनहगार के साथ खेमे में बैठी है और वो मर्द उसे कह रहा है कि शराब लाओ। शराब के बगैर औरत पे मजा और फीकी होती है। कमांडर के होंठ थरके। उसने अचानक गरज कर कहा, निकल जाओ यहां से, फाहिशा बदकार। लड़की ने आह भरी और कहा, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो वो मुझे तुम्हारे खेमे में देखकर मुझे और तुम्हें कत्ल कर देता। उसके आंसू निकल आए। कमांडर उठकर खेमे में टहलने लगा था। रकासा ने उसकी जहनी कैफियत और गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हें बूढ़ा जानकर तुमसे नफरत नहीं कर रही। मैंने तो ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र आदमियों के खेमों में भी रातें गुजार दी हैं जिन्हें उम्र ने अंदर से खोखला कर दिया था। वो दौलत से अपनी लाशों में जान डालना चाहते थे।